चलो, तो हम लोग अभी तक कुछ पढ़े हुए थे, जैसे कि अनुच्छेद एक, सॉरी संशोधन एक कब हुआ था? 1951 में, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, हाँ। और इसमें और भी कुछ किए गए थे। क्या किया गया था? इच्छाधारी नागरिक 15(4) जोड़ा गया था, जो हाँ सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके सहायता के लिए। और 31 का ए और 31 का बी जोड़ा गया था। किस चीज के लिए जोड़ा गया था? हाँ, एक लाइन में अगर बोलना हो, अनुच्छेद 31 ए और 31 बी किस लिए जोड़ा गया? एक लाइन में अगर बोलना हो, एक लाइन में होता ना, कई बार हमको शॉर्ट में कन्वे करना होता है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो हम सुनना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे कोई। एक लाइन में अगर बोलना हो, वो तो हुआ ही। अनुसूची 9 को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या होगा? इसमें मुख्य मुद्दा कहाँ अटका हुआ है? अनुसूची 9 में। 31 ए में भी देखोगे कि अनुसूची 9 में हम क्या क्या जोड़ेंगे जो न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। और अनुच्छेद 31 बी में क्या था कि अनुसूची 9 को न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते हैं। यही तो था। अगर एक लाइन में बोलना होगा तो क्या बोलोगे? अनुसूची 9 को मजबूती। अब यही सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो वहां पे बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना। यही सवाल अगर एग्जाम में पूछ लिया, बताओ कि अनुसूची 9 को मजबूती कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 31 ए, अनुच्छेद 31 बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? दोनों। कैसे ए खाली? अनुच्छेद 31 ए कहा कि इन मामलों पर अगर हम कानून को अनुसूची 9 में जोड़ देते हैं तो उसके वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 एक के एफ के खिलाफ नहीं माना जाएगा। यही ना बोला गया था। तो इसका मतलब वो भी मजबूती प्रदान कर रहा है। और 31 बी में तो साफ साफ कहा गया कि अनुसूची 9 को लेकर हम कहा नहीं जा सकते हैं? न्यायालय में नहीं जा सकते। तो दोनों हो गया। ठीक है, इसके बाद बताओ, हम क्वेश्चन इधर से करते हैं, तुम लोग संशोधन बताना। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत नेहरू नून समझौता लागू हुआ? नून से याद रखा है क्या जी? अगर नेहरू नून नहीं दिया, अब दे दिया भारत पाकिस्तान समझौता। भारत पाकिस्तान समझौता 1958, तब क्या करोगे? नौमा। क्योंकि 1958 का जो भारत पाकिस्तान समझौता था वही है नेहरू नून समझौता। नून कौन था उस वक्त? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। फिरोज, नींद नहीं खुला अभी तक पूरा? बहुत परेशानी है 6 बजे ना जी। कितने बजे से जगती हो? 5 बजे? मतलब आज नहीं, ऐसे रेगुलर 5 बजे जग जाती हो? कौन कौन ऐसे नॉर्मली 5 बजे जग जाता है? और ये सब जो है तुम लोग 6-7 बजे? 6 बजे? अब तो बड़ा दिक्कत हो गया होगा एक्साइटमेंट। ठीक है, देखो, अगर कोई सोते हो 12 बजे से पहले तक, जो कि जनरल आदमी सो जाता है, हम किसी को नहीं बोलते हैं टाइम टेबल किसी को देख के सेट करो, नहीं होता है। तुमको जो अच्छा लगे। कुछ बच्चा ऐसा होता है कि रात को 9 बजे खाना खा लेगा और उसके बाद से 12 बजे तक सिर्फ यूट्यूब स्क्रॉलिंग यही वगैरह चलते रहता है। ये बेकार है। ठीक है, अगर उस समय में कोई पढ़ाई कर रहे हो तो अपना रूटीन सेट होता है। कुछ बच्चा बोलेगा हम तो रोज 1 बजे सोते हैं, खाना कितने बजे खा जाते हैं? 9 बजे 10 बजे खा लेते हैं। उसके बाद क्या बेड पे चले जाते हैं। तुम्हारा वो अभी उम्र नहीं है कि बेड पे जाके मोबाइल स्क्रॉल करो। वो उसके लिए है जो काम करके आया है, थका हुआ है, तो थोड़ा देर कुछ देख लिया। तुम्हारे लिए नहीं है। अगर नहीं कुछ करते हो तो 10 बजे खा के सो जाओ, कोशिश ये करो। और अगर पढ़ रहे हो तो 1 बजे 2 बजे 4 बजे जब तक पढ़ना है। अपना रूटीन तो सेट करना होगा। हाँ, जिसको क्लास आना है उसके लिए फिर थोड़ा बहुत रूटीन में बदलाव लाना होगा। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन हम कर रहे थे, 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। 7वां संशोधन 1956। ठीक है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 किया गया 60 से। किस संशोधन में? 15वां। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग पढ़े कौन कौन सा है? पहला संशोधन पढ़े हैं, उसके बाद 7वां पढ़े हैं, 9वां पढ़े हैं,
11 पढ़े हैं, 15 पढ़े हैं, 21 पढ़े हैं, 24 पढ़े हैं। ये तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही पूछे, इसके अलावे भी कोई पूछा है तो ये हम गारंटी दे सकते हैं कि 4 जो विकल्प रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 3 इसी में से किसी एक से रहेगा, ये गारंटी है। और 90% चांस है पूछे जाएंगे यहीं से जितना पढ़ रहे हो, क्योंकि टोटल 106 संशोधन याद रखना बच्चों के लिए संभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं वही हमको याद रखना है, ये सब अच्छे से याद रखना है। पहला कब हुआ? 56, 1951, 7वां कब हुआ? 56, 9वां 60, 11वां 61, 15वां 63, 21वां 67 और 24वां। एक आखिरी बता दो, कौन सा वो संविधान संशोधन है जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक संशोधन बिल पर अनिवार्य रूप से साइन करेगा? ठीक है, 24वां। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से आगे देखने वाले हैं। 26 से लेकर 42 तक आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो जो जो पहले पढ़े हुए हो, बीच क्लास में ये सब रिपीट हुआ है। 26वां के बारे में पहले भी बताए हुए हैं कि हमारे यहाँ पे प्रीवी पर्स नाम का एक चीज होता था। कौन बताएगा प्रीवी पर्स क्या होता था? हाँ, देश आजाद होने से पहले जो राजवाड़े लोग थे, ठीक है, जो राजा सब था, आजादी के बाद भी उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया और उनको कुछ पैसे दिए गए, जिसको पेंशन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? पेंशन। तो पुराने राजाओं को दिया जाने वाला पेंशन, जो आजादी के समय जो राजवाड़े थे उनको दिया जाने वाला पेंशन प्रीवी पर्स कहलाया। क्या कहलाया? प्रीवी पर्स। और उनको कुछ विशेषाधिकार बताए थे। उनके पास मुहर वगैरह होता था, जैसे आज तुम जाओगे डीएम ऑफिस में, वो मुहर मार देगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। वैसे ही राजाओं के पास मुहर होता था, कुछ काम वगैरह करवाना हो तो उनके स्टाम्प से भी बहुत सारे काम होते थे। कहीं पे जाएंगे तो उनको स्पेशल अपीयरेंस का दर्जा दिया जाएगा, जैसे आज तुम्हारे यहाँ पे देखते हो बड़े अधिकारी आते हैं तो कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही। तो ये सब उनको विशेषाधिकार था। 2 अनुच्छेद इसके लिए थे। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362। इन दोनों के तहत जो राजवाड़े थे, जो राजा थे, उनको विशेषाधिकार मिला हुआ था। इसी विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार इस प्रीवी पर्स से सवाल आया है कि प्रीवी पर्स का उन्मूलन कब किया गया। तो 26वां संविधान संशोधन के तहत 1971 में कब किया गया था? 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। प्रीवी पर्स मतलब समझ में आ गया कि जो राजा आजादी से पहले थे, जो भारत में शामिल हुए, उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया और कुछ पैसे दिए गए जो पेंशन के रूप में थे। इसी दोनों को वर्णित किया गया है। पैसा जो हुआ वो प्रीवी पर्स और जो विशेषाधिकार दिया गया विशेषाधिकार। तो प्रीवी पर्स की चर्चा अनुच्छेद 291 में और विशेषाधिकार अनुच्छेद 362 में। दोनों को समाप्त कब किया गया? 1971 में। किस संविधान संशोधन? 26वां संविधान संशोधन। डायरेक्ट एग्जाम में एक बार सवाल पूछ लिया कि अनुच्छेद 291 को कब निरस्त किया गया। तो अब यही कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या है इसमें, नहीं है। तो जिसको पता है वो कर लेगा। तो 291 कब निरस्त किया गया? 1971 में। क्लियर है? इसके बाद है 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा में सीट 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972। 31वां संविधान संवैधानिक संशोधन के तहत ये फैसला लिया गया कि जो सीट्स हैं लोकसभा के, टोटल सीट्स लोकसभा में कितने होते हैं? 500 टोटल हो कितने सकते हैं? 552। लेकिन वर्तमान में है कितने? 545। तो इससे पहले जो सीट हुआ करता था वो था 525। कितना था? 525। तो 525 से बढ़ाकर सीट किया गया 545। किस संवैधानिक संशोधन में? 31वां संवैधानिक संशोधन। कब हुआ था? 1972। तो 31वां संवैधानिक संशोधन 1972 में लोकसभा की सीट 500 कितने से? 525 से लेकर 545 किया गया। उसके बाद 35वां संवैधानिक संशोधन कब है? 1974। 35वां और 36वां ये दोनों अच्छे से याद रखोगे, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। 35वां 36वां दोनों साथ में याद रखोगे। ठीक है, अब देखो ऐसे संविधान संशोधन तो बहुत सारे राज्य जब स्थापित किए जा रहे हैं सबके समय में हुआ है, पर क्या सबको रटना है? फिलहाल नहीं रटना है। ठीक है, फिलहाल उसको रटना है जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए 35 और 36 ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा। ठीक है, पहले सिक्किम को क्या दिया गया था? सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था 1974 में। कब? 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 35वां संवैधानिक संशोधन के तहत।
और 36वां अगले ही साल किया गया, यानी 1975, और इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इस तरह से सिक्किम कितनावां राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया। ठीक है, याद रखोगे, सिक्किम भारत का कितनावां राज्य बन गया? 22वां राज्य। किस वर्ष बन गया? 1975 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 36, ठीक है, 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और सबसे पहले 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 के साथ सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, जैसे एक दिन बीच में एक कोई बच्चा आया था जो सवाल किया था, वो कहीं सेट बना रहा था, उसमें आया था कि गोवा को राज्य का कब दर्जा मिला, और ये पढ़ा सर हम पढ़े हुए हैं, उसमें आंसर था 1987 और आप पढ़ा है 1961। ठीक है, तो देखो इस तरह का डाउट होना चाहिए। जो नए बच्चे हो, पढ़ रहे हो, अभी जब तक डाउट होगा नहीं तब तक तुम सीखोगे नहीं। उसका डाउट जेन्युइन था कि नहीं था? बिल्कुल जेन्युइन था। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाए क्या थे, 1961 में गोवा क्या बना था? यूटी बना था। ठीक है, आजाद हुआ था। अब उसके दिमाग में वही था, तो अच्छा चीज है ये चीज। जब तक डाउट नहीं होगा तब तक सीखोगे नहीं। ठीक है, और 1987 में क्या बना था? पूर्ण राज्य। ठीक है, उसी तरह से सिक्किम जो है, सिक्किम को 74 में कब मिला, क्या बनाया गया? सह राज्य, और 75 में पूर्ण राज्य। ठीक है, चल इसके बाद है 38वां संवैधानिक संशोधन। 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 कब हुआ था? ये 1975 में। ठीक है, अब देखो इस जगह जो 3 संवैधानिक संशोधन है, 38वां, 39वां और 42वां, ये सभी संवैधानिक संशोधन इंदिरा गांधी के मनमर्जी को चलाने के लिए था। अब इंदिरा गांधी जब अभी आपातकाल लागू करेंगी, इसलिए कहा गया जाता है ना, जब आदमी में शक्तियों का ज्यादा क्या बोलते हैं उपयोग करने की इच्छा होती है, तभी अराजकता भी फैल सकता है, या नहीं तो राजा वाला सिद्धांत भी आ सकता है। क्योंकि राजा क्या करता था? असीमित शक्तियों का प्रयोग। हमारे यहाँ पे चुने हुए सरकार है और इनके हाथ बंधे हुए होते हैं, ये असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कोई सरकार असीमित शक्तियों का प्रयोग करने लगती है, तब वह डेमोक्रेसी के लिए एक हानिकारक तत्व बन जाता है, जैसे कि इंदिरा गांधी का सरकार इस समय में था। और सेम वही चीज कई बार प्रयास करते हैं मोदी जी भी करने का, इसीलिए इनको कई बार कहा जाता है कि दूसरा इंदिरा गांधी बनना चाह रहे हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी का हालत देखा ही क्या हुआ, इनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप बढ़िया काम कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब लोगों के हितों के से ज्यादा आप अपने बारे में सोचने लगेंगे तभी दिक्कत होता है। यहाँ पे भी इंदिरा गांधी वही कर रही थी। इंदिरा गांधी अपने पार्टी को बचाने के लिए, या यूं कहें सत्ता में रहने के लिए, तो सत्ता की लालसा ही कह सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, सत्ता की लालसा नहीं रहेगा किसी को तो वो इतना दूर तक नहीं जाएगा। उन्होंने हर तरफ से न्यायालय को बांधा, राष्ट्रपति को बांधा, मतलब जितना कुछ हो सकता था करने का सब किया। और इसी को हम लोग 3 संशोधन में मुख्य रूप से देखते हैं। कौन कौन सा? 38वां, 39वां और 42वां। 42वां में तो उन्होंने हद ही पार कर दिया। जब 38वां, 39वां सबसे उनको शांति नहीं मिला, ठीक है, तब उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया और इसके तहत उन्होंने पूरी तरह से संविधान को बदलने का प्रयास किया। एक तरह से यही बोल सकते हो कि 42वां संविधान संशोधन अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन है। और एक तरह से यूं कहो कि संविधान को पूरी तरह से पलटने का इन्होंने प्रयास किया। अगर ये कुछ दिन और रह जाती तो एक आध और अगर संशोधन होता तो हो सकता था पूरा संविधान ही बदल जाता। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी संविधान। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। तो अभी आएंगे उस पर, पहले 38वां और 39वां देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 38वां संविधान संशोधन के तहत देखो 75 में किया गया, आपातकाल का ही समय चल रहा है। ठीक है, तो आपातकाल को गैर न्यायिक बनाया गया। ध्यान देना, गैर कानूनी नहीं बनाया गया। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि न्यायिक क्या हुआ। हम बोले तो पॉलिटी में शब्द काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या किया गया? गैर न्यायिक बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? गैर न्यायिक का मतलब न्यायालय में नहीं लेके जाया जा सकता है। आपातकाल अगर लागू हुआ है तो इसको लेकर कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। समझ रहे हो कितना हार्श एक तरह का रूल है। आपातकाल लागू सरकार करवा दी और अगर किसी को इस पर लग रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी तो क्यों गया, तो तुम कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 38वां। इसमें आपातकाल को क्या किया गया? गैर न्यायिक बनाया गया। ठीक है, उसके बाद है 39वां। ये भी 1975 में ही किया गया। कब किया गया? 1975 में। और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, ध्यान देना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम तथा स्पीकर से संबंधित विवाद न्यायालय से बाहर रखे गए। अभी अगर आपातकाल लागू है तो पहला आदमी जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। जिसके कहने पे आपातकाल लगाया जाता है वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर कुछ भी विवाद होता है तो दोनों एक तरह से संबंधित ही है, इसलिए डायरेक्ट अपना नाम अगर देती तो गड़बड़ा जाता। इसमें राष्ट्रपति को भी इंक्लूड किया गया, उपराष्ट्रपति को भी इंक्लूड किया गया, जो कि बेकार है, किसी क्रम का है नहीं।
ठीक है, उपराष्ट्रपति है नहीं है बात बरोबर ही है, जब तक राष्ट्रपति जिंदा है तो उपराष्ट्रपति का बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तुम देखा होगा जब राज्यसभा का सत्र चलता है तभी उनका मुख्य रूप से कार्य है, ऐसे उनका क्या काम, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है उनका, जबरदस्ती इसमें इंक्लूड किया गया। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम तथा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, इनको लेकर एक कानून बनाया गया कि इनके खिलाफ कोई भी विवाद अगर होगा तो वो न्यायालय से बाहर ही रखा जाएगा, इसको संसदीय प्रक्रिया के द्वारा ही निपटाया जाएगा, न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते हैं। मतलब उन सभी चीजों पर जिसके द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, उन सभी चीजों पर एक तरह से न्यायालय का हस्तक्षेप क्या कर दिया इन्होंने, वर्जित। इसमें मुख्य रूप से देखोगे कि अभी जो हो रहा है वो एक तरह से न्यायालय के अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, और सबसे अधिक न्यायालय का अधिकार छीने जाते हैं 42वें संविधान संशोधन में आके। यहाँ भी तो न्यायालय का अधिकार ही छीना गया है। पहला क्या किया गया, आपातकाल को गैर न्यायिक घोषित किया गया, मतलब अगर आपातकाल लागू होता है तो न्यायालय में नहीं जा सकते। दूसरा 39वां में क्या किया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम तथा स्पीकर से संबंधित मामले को कहां से बाहर रखा गया, न्यायालय से बाहर रखा गया। ये दोनों जो है ये आपातकाल को मजबूत करने के लिए ही लाया गया था, लेकिन बाद में इनको लगा कि इस तरह से छोटे मोटे संशोधन से काम चलेगा नहीं, अब कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और इन्होंने बड़ा कदम उठाया 1976 में। कब उठाया, 1976, और इसी को कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। इस 42वें संविधान संशोधन के लिए इन्होंने एक समिति का गठन किया था, उसी समिति के सुझाव पर पकड़ के मारो इस स्वर्ण सिंह को, ठीक है, यही सबसे बड़ा लठैत है। तो अगर पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन किस समिति के सुझाव पर किया गया था, किसके सुझाव पर, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। हम लोग एक ही चीज पढ़ते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे, यही पढ़ते हैं ना, हम बताए होंगे पढ़ाने समय में भी। सिर्फ एकलौता ये चीज नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से हम ये पढ़ते हैं और एग्जाम में भी यही पूछे जाते हैं। पर अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति के सुझाव पर किया गया था, किसके सुझाव पर, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, और इनका सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल चीज या यूं तो बोल सकते हो कि देश के डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए जो चीज था वो क्या था, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसीलिए मुख्य रूप से वही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे किसके सुझाव पर किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। इसे क्या कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे अगर पूछा जाए कि मिनी संविधान किसको कहते हैं, दो ही ऑप्शन है जिसमें कंफ्यूजन होगा, 1935 का अधिनियम और दूसरा है 42वां संविधान संशोधन। तो बहुत बच्चों को लगता है कि हमारे संविधान में लगभग 2/3 हिस्से कहां से उठाए गए हैं, 1935 के अधिनियम से, इसलिए उसी को मिनी संविधान कहते हैं। तो उसको मिनी संविधान नहीं कहते हैं। मिनी संविधान किसको कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। अगर पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन किस पीएम के द्वारा किया गया, तो अभी पहले ही चर्चा किया है, इंदिरा गांधी इस वक्त पीएम थी, और इस वक्त राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि आपातकाल की जो घोषणा हुई थी वो किस राष्ट्रपति ने किया था, किसने किया था इस समय में, फखरुद्दीन अली अहमद, तो वही है इस वक्त के राष्ट्रपति। अब इसमें कई चीजें हैं जिसको बदला गया है, अब एक एक करके हम लोग ध्यान से इसको महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे जो जो इसमें बदला गया है। पहला है प्रस्तावना में बदलाव। इसके तहत पहली बार, इतिहास में पहली बार प्रस्तावना में बदलाव लाया गया, और अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं, मात्र एक बार। प्रस्तावना क्या है, क्या है, हाँ प्रस्तावना, अच्छा ये अगर संविधान का किताब है, ये अगर संविधान का किताब है तो इसमें प्रस्तावना कहाँ होगा, जैसे ही खोलेंगे, ठीक है, उसके बाद मेरा पहला पन्ना है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में संविधान का निचोड़ है। क्या है, निचोड़। पूछा जाता है कई बार प्रस्तावना हमको क्या देता है, कुछ नहीं देता है। प्रस्तावना संविधान के लिए क्या मतलब कुछ अधिकार दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो वैसा कुछ नहीं दे रहा है, पर सब कुछ दे रहा है। मतलब प्रस्तावना एक तरह का क्या बोल सकते हो, संविधान में हम क्या देखने वाले हैं उसका एक तरह का बोल सकते हो निचोड़ है। क्या है, निचोड़। अगर पूछा जाए क्या जो प्रस्तावना है वो हमको किसी प्रकार का अधिकार दे रहा है, क्या हमको कुछ सुरक्षा दे रहा है, इन सब की चर्चा कर रहा है क्या, तो आंसर है हाँ कर रहा है, पर उसके तहत कोई अनुच्छेद नहीं आ रहा है कि हम इस अनुच्छेद को शामिल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये अधिकार होगा, वो सब नहीं लिखा गया। सिर्फ कहा गया है कि भारतीय नागरिक के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए ये संविधान का निर्माण हुआ है, और इस संविधान के तहत भारतीयों को हम ये फलाना चीज हम लोग दे रहे हैं, और इसी का वर्णन हम लोग आगे संविधान में करते हैं। इसीलिए तुमसे कई बार पूछा जाता है इसमें बताओ कितनी प्रकार के समानता का बात किया गया है, कितनी प्रकार के अधिकार का बात किया गया, ये सब पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे सर, यही याद है जाके आज प्रस्तावना में देख लेना, इससे सवाल आता है। ठीक है, तो अभी तक प्रस्तावना में कभी संशोधन ना तो हुआ था और ना ही 1976 के बाद आज तक हुआ है।
प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन है, एकमात्र संशोधन कब हुआ? 1976 में। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, अच्छे से याद रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो कई बार डायरेक्ट सवाल यही पूछ लेता निम्न से कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो याद रखोगे कितने शब्द जोड़े गए? 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कहां जोड़ा गया? प्रस्तावना में। किस वर्ष? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये था प्रस्तावना में संशोधन। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में भी 3 नए तत्व जोड़े गए। कितने तत्व जोड़े गए? 3। ये हम पहले भी पढ़ा रखे हैं, तुम लोग को जब पढ़ाएंगे डीपीएसपी उसके बारे में बता रहे होंगे, लास्ट में ये सब करवाए होंगे। ठीक है, 3 नए तत्व जोड़े गए, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 48 से। ये 3 नए तत्व जोड़े गए और एक में बदलाव किया गया, बताए थे ना? बदलाव किया गया 39F में। किसमें बदलाव लाया गया था? 39F। तो एक बार रिकॉल कर लो जो जो इसमें जोड़ा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व में जो 3 नए तत्व जोड़े हैं 39 से, इसमें क्या था? हाँ, विधिक सहायता इसमें था कि अगर किसी के पास न्यायालय में जाने का पैसा वगैरह नहीं है, वकील करने का नहीं है, तो सरकार उसको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ये पहला चीज था जो कि 39A में था। इसके अलावा एक और चीज था, आजीविका का समान अधिकार। बताए थे कि नहीं? इसमें है, मतलब अगर मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, इस देश का हर एक नागरिक को आजीविका का साधन का अधिकार है। इसमें सैलरी का बराबर की बात नहीं किया गया है, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा नहीं है, आजीविका का समान व्यवस्था का है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काम सिर्फ ये करेगा, ये काम सिर्फ ये करेगा, वैसा नहीं, सबको आजीविका का समान साधन मिलना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 43 से क्या था कि मजदूरों का प्रबंधन में भागीदारी होना चाहिए। ये तो कल या परसों भी चर्चा की है तुम लोग का, कि 43A में मजदूरों का जो क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वहां पर उसका योगदान होना चाहिए। इसी के लिए लेबर यूनियन बना और लेबर यूनियन का जो लीडर होता था वो सब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हिस्सा लेगा, बैठक में वो लोग भाग लेगा। ठीक है, और फिर डिसीजन मेकिंग में उसका भी योगदान होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 43A के तहत। और अनुच्छेद 48 से इसमें क्या जोड़ा गया था? पर्यावरण सुरक्षा। अच्छे से ये सब चीज याद रखो। तो कितने नए तत्व जोड़े गए नीति निर्देशक में? 3, और एक में संशोधन किया गया। किसमें किया गया? 39F में। और इसमें है कि बच्चा जो हमारे देश में पैदा ले रहा है उसको विकसित होने के लिए एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए। एक लाइन में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जो बच्चा, जैसे यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हो, इतना सर से लेकर इतना बड़ा हुआ, अब 18 पार कर लोगे तो अब तुम वयस्क के कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन देखोगे मुश्किल से 5 या 6 साल बच्चा है जब उसको समझदारी हो जाता है। 6 साल से पहले देखोगे तो बच्चों के समझदारी की कमी रहती है, तो चलो माँ बाप के भरोसे चल रहा है। पर 6 साल से लेकर 18 साल का जो बच्चा है, ये वो समय है जब तुम कैसे बनोगे, क्या बनोगे, वो क्या एक तरह से बोल सकता है तैयार होता है। तुम जिस भी माहौल में रहोगे उसी तरह का तुम ढलने लगते हो। इसीलिए तुम देखा होगा कि जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे ज्यादातर गाली गलौज, लठैत, मतलब मारपीट करने वाले, ठीक है, मिसबिहेव करने वाला वो हो जाता है। कारण क्या है? उस बच्चे का उसमें कोई दोष है क्या? नहीं, क्योंकि वो जिस माहौल में पल रहा है उसी माहौल में बढ़ रहा है, वही चीज प्रयोग कर रहा है। तुम देखोगे तुम्हारे मम्मी पापा अगर घर में रोज गाली गलौज करते हैं तो 10 साल होते होते तुम्हारी जुबान पे गाली चढ़ जाएगा और तुम फ्रेंकली बोलोगे। ऐसा नहीं कि गाली जानता नहीं है, गाली हम भी सारा गाली जानते हैं जितना तुम जानते हो, पर शायद ही कभी प्रयोग करते होंगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो जरूर करेंगे, जब पड़ता होगा तो करते होंगे, पर ऐसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में नहीं निकलेगा। पर तुम चले जाओ बिहार में, आरा साइड की तरफ चले जाओ, मतलब ऐसे गाली निकलेगा जैसे वो कुछ भी सफिक्स और प्रीफिक्स यूज कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज करता है, जैसे बोले कि तुम सुंदर है, तुम बहुत सुंदर है। ठीक है, तो बहुत क्या लगा दिया, एडजेक्टिव अच्छा लगे, वैसे उसमें 2-3 ठो जोड़ देगा। ठीक है, ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। अब सोच सकता है कि अगर किसी का ये नॉर्मल बोलचाल का भाषा है, इसका मतलब उसके घर में ये दिन रात प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो हम देखें बच्चों को, मतलब 10 साल 12 साल का बच्चा पापा को गाली देके बुला रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो उसके दादाजी उसके पिताजी को बुला रहे हैं या पिताजी उसको गाली देके बुला रहे हैं। अरे 10 साल के बच्चे को उतना समझदारी नहीं है, क्या बोलेगा, झगड़ा हुआ बोल देगा। हम लोग के तो थोड़ी ना, हम लोग तो डर के रहते थे। पिताजी है मतलब लाठी लेके कपाड़ फोड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, आजकल के बच्चों में वो सब नहीं है, आप पप्पे को डंगा देता है पकड़ के। हम लोग कभी छुआ पप्पा का गाल आज के डेट में बच्चा पप्पा के गाल पे आएगा, मारेगा ऐसा करके पटाख। याद करो अपना समय, गाल तक हाथ भी लेके कभी गया होगा कि ये मारने वाला जगह भी है, तो वो दौर अलग था, बढ़िया था वही दौर। ठीक है, आजकल का दौर खराब है, वो दौर बढ़िया था।
होना चाहिए इज्जत घर में, इज्जत जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, होना चाहिए, वो दौर ठीक था। खैर वापस आओ, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे इर्द गिर्द जैसे माहौल है उसी में तुम पलोगे बढ़ोगे और वही तुम देश के भविष्य के रूप में उत्पन्न ले रहे हो। तो क्या यह राज्य का दायित्व नहीं है कि वो व्यवस्था सही किया जाए जिसके तहत वो अच्छे से पढ़ लिख सके, अच्छा नागरिक बन सके। तो यही कहा गया है, किसमें क्या गया है 39 ऐप में, कि बच्चों को स्वस्थ, स्वतंत्र व सम्मान की स्थिति में विकसित होने की अवसर। ये हम बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, इसका बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसका जो क्रक्स निकालेंगे, निचोड़ निकालेंगे, तो वो क्या होगा, एक स्वस्थ वातावरण रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि चारों तरफ मान लो वायरस फैला हुआ है, उसी बीच में तुम पल बढ़ रहे हो। और हमारे यहाँ पे है, स्लम एरिया जाओगे, हर जगह गंदगी फैला हुआ है, क्या वो स्वस्थ जीवन जी रहा है क्या? कि कौन कौन सा बीमारी लेके वो चल रहा है पता नहीं, वो शहर में आएगा दूसरे को बीमारी देके जाएगा, हाँ उसके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड हो जाता है उस चीज का, लेकिन वो बीमारी के साथ जी रहा है, ठीक है। तो स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, स्वतंत्र वातावरण, ऐसा नहीं कि किसी के बंदिश में कोई जी रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। बच्चा है, अब कोई मान लो टॉर्चर करके उससे काम करवा रहा है, चाहे माँ बाप ही हो या कोई भी हो, तो स्वतंत्र होना चाहिए। और दूसरा, सम्मानपूर्ण जीवन उनको जीने का एक तरीका आना चाहिए कि हम आगे चल के क्या क्या करेंगे। और इन शॉर्ट एक लाइन में क्या है, बच्चों को अच्छे से विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाना राज्य का दायित्व होना चाहिए। किसमें कहा गया है 39 ऐप में। तो ये भी, इसमें भी इसके शब्द में बदलाव लाया गया था। कब किस संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो अच्छे से याद रखोगे, यहाँ से सवाल कई बार डायरेक्ट बनता है, ये तीनों उठा के दे देगा और पूछेगा निम्न से कौन सा संवैधानिक संशोधन 1976 में, मतलब 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में नहीं जोड़ा गया है या इसमें नहीं बदलाव लाया गया। तो ध्यान देना, ये सब अच्छे से याद रखना। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि सबसे अहम चीज है, जो एग्जाम के लिए तुम जानते हो, बहुत बार पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976। और मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? कुल 10। ये भी ध्यान देना, बहकावे में आके, बहकावे मतलब तुम अपने ही बहकावे में, किसी और के बहकावे में नहीं, तुम्हारा दिमाग बार बार कहेगा 11, ठीक है, क्योंकि झटके में अगर मारोगे तो 11 मार के आ जाओगे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। वो पूछा है मूल संविधान में कितने थे, कितने थे? देखा लापरवाही का नतीजा, हम बोले हुए 3 क्वेश्चन इससे बनता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल संविधान में कितने थे? 0। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये सेट में भी तुम लोग का आ चुका होगा, हम बता भी रखेंगे हम कई बार, फिर भी हमको पता है कि एग्जाम में 11 करके आओगे तुम लोग, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10। या यूं पूछा जाए प्रारंभिक तौर पर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11, ठीक है। अभी जो है वो 11 है, क्योंकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि 86वां 86 अमेंडमेंट 2002 इसमें जोड़ा गया कौन सा मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो इससे पहले जो मूल रूप से था वो 10 ही था। अगर पूछा जाए स्वर्ण सिंह ने कितने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, 8। कितना दिया था? 8। जोड़ा कितना गया? 10, ठीक है। इतना सा याद रखना। अब कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य सबको याद है कि नहीं है? नहीं याद है, आज जाके रिवाइज करोगे, कल हम इसे सवाल पूछेंगे कि मौलिक कर्तव्य 11 के 11 क्रमवार रूप से जो जो बोले हैं मुख्य रूप से याद होना चाहिए। वो तो करोगे ही करोगे, लेकिन सभी को एक बार देख कर आओगे, ठीक है। चलो, कौन सा भाग है ये? भाग 4A। और अनुच्छेद कौन सा है? 51A, ठीक है। कहां से कहां तक 51A में? 51A से लेकर 51A 11वां जहां तक आएगा के, ठीक है। इसके बाद है 7वीं अनुसूची में संशोधन। 7वीं अनुसूची में संशोधन क्या क्या था? क्या क्या गया था? 5 विषय को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया, ठीक है। ये सिर्फ यही याद नहीं रखना है कि क्या किया गया है, इसके साथ ये भी याद रखोगे कब किया गया है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं 42वां संविधान संशोधन, इसीलिए बड़ा ध्यान से याद रखना। सवाल ये भी पूछा जाता है क्या किया गया है, और सवाल ये भी पूछा जाता है कब किया गया है। तो कब किया गया तुम ध्यान रखोगे, कब किया गया ये सब? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 7वीं अनुसूची में संशोधन, 5 विषय को कहां से उठाया गया? राज्य सूची से, और कहां डाला गया? समवर्ती सूची में। वो 5 विषय क्या क्या है? शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतौल और न्याय प्रशासन। ये 5 विषय हैं, और इन 5 विषय को उठाकर कहां से कहां डाला गया? राज्य से समवर्ती। एक बार सूची का बताओगे कितना विषय है? क्या
जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण, ये थोड़ी ना था इसमें, एक ही नहीं था, अलग अलग था। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बोल रहे थे हम? एक बार विषय बताओ कितना कितना है। संघ सूची में वर्तमान में कितने हैं? 97, 100। मूल रूप से 97, वर्तमान में 100, लेकिन 100 है नहीं, 98 हैं। लेकिन एग्जाम में अगर तुमसे पूछा जाएगा तो या तो 100 ऑप्शन रहेगा या 98 रहेगा। ठीक है, ये दोनों में से जो रहेगा कर देना। ठीक है, इसके बाद राज्य सूची में पहले कितने थे? 66, 5 घट गया 61। और समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47, अभी कितने हैं? 52। ये तीनों का विषय हमेशा याद रखना। केन सूची में एक बार फिर से बोल देते हैं, जो नहीं सुने हो सुन लो, सब बोलना मत, हमको बोलने दो खाली। ठीक है, केन सूची में प्रारंभिक तौर पर 97 विषय थे, वर्तमान में 100 या 98 जो भी आएगा कर देना। ठीक है, राज्य सूची में शुरुआत में 66 थे, वर्तमान में है 61। और समवर्ती सूची में शुरुआत में था 47 और वर्तमान में है 52। ये 6 डाटा है, इसको अच्छे से याद रखना। और यही जो 47 से 52 हुआ और उधर 66 से 61 हुआ, वो इसी के कारण 61 में 66 में 5 घटाओगे तो 61 बचेगा, और 47 में 5 जोड़ोगे तो 52 हो जाएगा। यही वो 5 विषय है। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद है लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता भी नहीं रहता कि ऐसा भी कभी हुआ है। तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? होशियार। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, ठीक है, वो अनंत काल तक चलेगा। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष। तो यही 6 वर्ष लोकसभा का भी कर दिया गया। लोकसभा का भी कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। और विधानसभा का भी कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। 1971 के जनगणना पर, अच्छा यहाँ पे ये भी किया गया था कि जो सीट है उसको फ्रीज किया गया था 1971 के जनगणना पर 2001 तक। कब तक फ्रीज किया गया था? 2001 तक। और फिर 2001 में नया बिल संशोधन लाया गया, 84 संविधान संशोधन, याद है ना, 84वां संविधान संशोधन, जिसमें ये किया गया 1971 पर आधारित ही 2026 तक फ्रीज होगा। अब जब ये सवाल करेगा तो बच्चा यहाँ पे मार खा जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। अभी ये मुद्दा जो है हाईलाइटेड है और इससे सवाल बन सकते हैं। देखो, इतिहास के कई ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से सवाल तुमसे पूछा जाएगा। एक तरह से बोलोगे तो इतिहास का चीज हो गया, पढ़ तो रहे हैं पॉलिटी में, पर किसका चीज हो गया? इतिहास का। पॉलिटी में इतिहास बन गया है। पर कई ऐसे मुद्दे हमेशा एग्जाम में देखे गए जिसका चर्चा कहीं पर हुआ है। ठीक है, उससे रिलेटेड तुमसे सवाल इतिहास में पूछेगा, जो घटना घट चुका है। क्या अभी ये रिलेटेड अभी मुद्दा है कि नहीं है? अभी 2026 खत्म होने वाला है, तो इससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो सब हाईलाइटेड हो गया। किसी का मृत्यु होता है, तुम देखते हो उसको कब पद्मश्री मिला था, कब पद्म विभूषण मिला था, वो सब पूछ लेता है। भले ही उसको 1985 में क्यों ना मिला हो, और एग्जाम में पूछ लेता है। तुमको जवाब याद रखना है। ठीक है, तो मैटर याद रखना है, कहां से क्या पूछा सकता है। तो याद रखोगे 1971 के जनगणना पर आधारित पहली बार संशोधन करके कब तक फिक्स किया गया? 2001 तक। किस संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976। वर्तमान में कितने दिनों तक फिक्स था? 2026 तक। और ये कब किया गया? 2001 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 84वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, संसद और विधानमंडल में कोरम समाप्त कर दिया, देख रहे हो? ठीक है, संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, कोरम क्या है कि 10% का सीट जो है वो अनिवार्य होना चाहिए बैठक को शुरू करने के लिए। जितना भी विधानमंडल में या संसद में, जैसे मान लो लोकसभा लोगे तो उसको कम से कम 55 सदस्य चाहिए बैठक को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, 10% सीट उसको मतलब अवेलेबल लोग चाहिए। पर बोला कोई दिक्कत नहीं, 2-3 लोग भी अपना आ जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी लोग सब मिलके आ जाएंगे, बैठक कर लेंगे, बिल पारित कर लेंगे। जिसको वॉकआउट करना, वॉकआउट समझते हो? जनरली विरोध दर्ज करवाने में जब विरोधी असमर्थ हो जाता है, अब ऑब्वियस है ना जी, अगर सरकार के पास 70% सीट हो तो विरोधी कभी किसी चीज का विरोध नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो ज्यादातर वो लोग क्या करता है? वॉकआउट कर जाता है, मतलब छोड़ देगा, दो जब कुछ फायदे नहीं है यहाँ बैठ के तो क्या फायदा, तो वापस आओ। तो संसद और विधानमंडल का क्या समाप्त कर दिया गया? कोरम। किस वर्ष समाप्त किया गया? 1976, 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को क्या किया गया? कम किया गया। बहुत सारी चीज इसमें बदलाव लाए गए हैं, पर सब चीज को हम लोग को ज्यादा पढ़ना नहीं है।
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको पढ़ना है। तो याद रखोगे इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियों को कम किया गया था, क्या गया था, बहुत सारे प्रावधान लाए गए थे, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से क्या किया गया, बाहर किया गया। यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट था कि जितना संवैधानिक संशोधन हो रहा था कोई ना कोई इसके खिलाफ क्या कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, बोलो लोग बताते हैं कैसे कर दिया, नया संशोधन कर रहे हैं कि संवैधानिक संशोधन के खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, हो गया। अब इसके बाद कोई भी संवैधानिक संशोधन होगा उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल एकदम 100% सही है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए क्या हो गया, बाध्य हो गया कि राष्ट्रपति कोई भी मुंह नहीं खोलेगा बिना कुछ बोले, राष्ट्रपति को जितना बोला जाएगा कैबिनेट के द्वारा उतना ही आप बोलेंगे, बाकी आपके पास कोई शब्द नहीं है। और आज भी हमारे समय में चला आ रहा है कि हमारे पास राष्ट्रपति बोलते कम है, सुनते ज्यादा है, ठीक है। वो सुनेंगे और उसी में से कुछ बोलेंगे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति अपना भाषण भी खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है, कैबिनेट। अगर अभी पूछा जाए कि राष्ट्रपति का भाषण तैयार कौन करता है, कैबिनेट। कहां तक ज्यादा पहुंचे थे ना कि संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से क्या किया गया, बाहर किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए क्या हो गए, बाध्य हो गए, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की अवधि, ध्यान देना इसमें बदलाव लाया गया। राष्ट्रपति शासन की अवधि एक समय में 6 माह का होता है, कितना होता है, 6 माह, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1 वर्ष। ध्यान देना इसमें अधिकांश चीजें हम बदले जा चुके हैं, अभी लागू नहीं है। वो तो धन्य हो मोरारजी जी का जो आए और अपना बलिदान देकर चले गए, ठीक है, वो टिक भी नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बदलाव कर दिया। नहीं तब अभी अगर कोई दूसरा पीएम रहता, ध्यान से याद रखना, कोई दूसरा पीएम रहता जो कि मोदी जी के जैसा रहता, इसको लपकने के बाद इसमें और बढ़िया से संशोधन करता और ताकतवर बन जाता, ठीक है। लेकिन मोरारजी जी थे जो कि आए और इसको बदल दिए, लगभग इसको बदल देते हैं। तो राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गए। जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अवधि 6 माह से बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 वर्ष। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल पूरे देश या किसी क्षेत्र में लागू हो सकेगा। इससे पहले जो था आपातकाल का सिचुएशन वो संपूर्ण देश में ही लागू होता था। अगर आपातकाल लगा है तो वो पूरे देश में लागू होगा, नहीं तब नहीं होगा। इसमें यह बदलाव किया गया कि पूरे देश में आपातकाल नहीं भी लागू हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको किसी एक सेक्शन एरिया मतलब एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके साथ ही और भी बदलाव लाए गए थे, जैसे एक साथ कई तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एक प्रावधान था, ये सब हम लोग को डिटेल्स नहीं पढ़ना है क्योंकि पहले लगाया जा चुका है। एक साथ कई आपातकाल का मतलब समझना कि एक रीजन से एक आपातकाल लगा है और इस समय में ये हुआ था। अगर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी ने पहली बार आपातकाल कब लगाया, 1971 में, ठीक है, 1971 में, और रीजन क्या था, बांग्लादेश यानी युद्ध का समय था या बाह्य आक्रमण का समय था, युद्ध का नहीं बाह्य का, ठीक है, बाह्य आक्रमण, क्योंकि पाकिस्तान हम पर आक्रमण किया था, हम यही मान के चले और उसी में हम लोग आपातकाल लगाए। तो 71 का आपातकाल खत्म कब हुआ, ये अक्सर बच्चा नहीं बोल पाएगा। 71 में खत्म हो गया, 71 का आपातकाल 77 में खत्म हुआ, ठीक है। अब ये बड़ा दुविधाजनक चीज है, ये क्या बोल दिया सर, 71 का जो आपातकाल लगा वो खत्म ही नहीं हुआ था। अब बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तो 75 में दूसरा आ गया, बिल्कुल आया। तो 75 में उस आपातकाल के दौरान ही दूसरा आपातकाल लाया गया, समझ में आया। पहला रीजन जो था आपातकाल का वो था युद्ध, क्या था, ऑफिशियली उसको अनाउंस ही नहीं किया गया कि हम आपातकाल रद्द कर रहे हैं, क्योंकि एक अनाउंसमेंट डेट होता है और एक रद्द करने का डेट होता है। 71वां आपातकाल का रद्द करने का कोई घोषणा नहीं हुआ। इसके बाद 75 में तुम जानते हो कि दोबारा आपातकाल लाया गया और इसका रीजन था आंतरिक अशांति। क्या था, आंतरिक अशांति। तो पहला आपातकाल किसके तहत लगा, बाह्य आपातकाल के कारण, मतलब बाह्य आक्रमण के कारण, और दूसरा आपातकाल किसके वजह से लग गया, आंतरिक अशांति। तो दो अलग अलग रीजन हो गया ना। तो दो अलग अलग रीजन के तहत एक ही समय में कैसे आपातकाल लग सकता है, इसको भी इन्होंने वैलिडेट कर दिया, हाँ ऐसा हो सकता है। एक ही समय में अलग अलग कारणों से आपातकाल लगाया जा सकता है और फाइनली दोनों आपातकाल को 77 में समाप्त किया गया, ठीक है। इसीलिए तुम अक्सर पढ़ा होगा कि जो आपातकाल लगाया गया 1971 में, वो लगाया गया 1971 में, खत्म किया गया ये नहीं पढ़ रहा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा कि खत्म कब किया गया, क्योंकि ऑफिशियली उसको खत्म किया ही नहीं गया था। खत्म कब किया गया उसको, 77 में जाके, जब तीसरा आपातकाल लगा 1975 में उसके साथ ही, ठीक है। याद रहेगा इतना सा चीज। तो अगर कभी पूछ ले कि दो आपातकाल को एक साथ लागू करने के लिए संवैधानिक उसको स्थिति कब प्रदान किया गया, कब किया गया, 76वां संविधान संशोधन 1942। हाँ हम क्या बोल दिए, अच्छा ठीक है,
42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार के निलंबन का भी शक्ति देने वाला तथ्य जोड़ा गया है। ये सब तो छोटा मोटा चीज है कि इसमें यह भी कहा गया कि अगर सरकार चाहे किसी कंडीशन में किसी कारणवश तो मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगा सकती है, ये आपातकाल के अलावे। ध्यान देना, आपातकाल में तो मौलिक अधिकार खत्म हो ही जाता है, लेकिन उसके अलावे भी अगर सरकार को जरूरत महसूस हो तो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। नॉर्मल सिचुएशन में मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध अभी नहीं लगाया सकता है, पर इसमें यह चीज जोड़ा गया अगर सरकार की इच्छा हो, ऐसा जरूरत हो तो मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में वो सारा चीज पूछा जाता है जो बहुत अधिक गर्म मुद्दा था, ठीक है, और गर्म मुद्दा ये सब है जितना पढ़ा अभी। तो फिर से एक बार पूरा रिपीट करते हैं इसको, 42वां संविधान संशोधन को। पहला चीज इसमें क्या किया गया, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद कितने इसमें नए निधि तत्व जोड़े गए, 3, 39 से, 43 से और 48 से। और हमको पक्का आशंका इस बार ये सवाल आएगा, इसलिए अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। बदलाव किया गया किस अनुच्छेद में, 39F में। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इसमें कितने जोड़े गए, 10, ठीक है। और इसके बाद 7वीं अनुसूची में क्या किया गया, 5 विषय का हस्तांतरण, 5 विषय का हस्तांतरण राज्य सूची से हटाकर सम्मति सूची में। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को कितना बढ़ा दिया गया, 5 से बढ़ाकर 6 किया गया। संसद और विधानमंडल में कोरम को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी 10% की जो जरूरी बैठक में हिस्सा लेना जरूरी था वो खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की शक्तियों को क्या किया गया, काफी कम कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को भी क्या किया गया, न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। संवैधान, इसके बाद राष्ट्रपति को किसके सलाह मानने पर बात कर दिया गया, कैबिनेट का सलाह मानने के लिए बात कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी बढ़ा दी गई, 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया एक बार में, ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत क्या किया गया कि सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, मतलब पूरे देश में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रूप से भी आपातकाल लगाया जा सकता है। और मौलिक अधिकार को भी समाप्त करने का सरकार को अधिकार होगा, अगर जरूरत हो तो किया जा सकता है। अब इतने सारे बदलाव तुम देख रहे हो, ये उसके महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावे भी कई और संशोधन है, जो बारीक संशोधन है वो सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो तुम देख रहे हो। तो इतना संशोधन था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मिनी संविधान। क्या कहा जाता है, मिनी संविधान। तो आज कौन कौन सा हम लोग पढ़े, 26, 31, 35, 36, 38, 39 और 42। इसमें याद रखोगे, आपातकाल में सरकार की शक्तियों को और मजबूती प्रदान करने के लिए कौन कौन सा किया गया, 38, 39 और 42। तो कई बार ये तुमसे पूछा सकता है कि बताओ आपातकाल के दौरान सरकार की शक्तियों को और मजबूत करने का संशोधन कौन कौन था, 38, 39 और 42। साफ साफ दिख रहा है, जिसको याद है वो तो कोई बात नहीं है, जिन नहीं याद है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए याद रखना। बाकी इसमें सरकार का सिर्फ एक ही मतलब मामला था कि किसी तरह से हम पावरफुल बने रहें, हमसे कोई सवाल ना करे, हम जैसा चाहें वो करें।